हेलो फ्रेंड, दिस इज़ पंकज शर्मा एंड वेलकम टू द एग्ज़ाम हुआ चैनल। आप सभी का एग्ज़ाम हुआ चैनल में स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को पता है फ्रेंड्स कि हम लोगों ने आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए एक टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है जनरल साइंस के लिए, और जिसका हम लोग फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कर दिया है। आज हम लोग आपके लिए सेकंड पार्ट लेकर आए हैं जनरल साइंस का। और ये जो सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके जनरल साइंस के हैं, और ये एनटीपीसी और आरआरबी ग्रुप डी में जो लास्ट ईयर जो भी एग्ज़ाम्स हुए हैं उन सभी से निकाले गए, उन सभी से छांट के निकाले गए हैं। और अभी जो हाल ही में आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये उनमें जो भी साइंस के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो सारे ही साइंस के क्वेश्चन हम लोग इस सीरीज़ में डाल रहे हैं। तो आज आपके लिए पार्ट सेकंड लेके आए, आगे भी और पार्ट लेकर आएंगे, पार्ट थर्ड भी लेकर आएंगे, पार्ट फोर्थ भी ले आएंगे जनरल साइंस के। और हो सकता है कि हम लोग अदर सब्जेक्ट्स के भी कुछ सीरीज़ लेकर आएँ। तो फिलहाल अभी हम लोग जनरल साइंस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सीरीज़ को स्टार्ट करते हुए पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, निम्न में से कौन सा हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स है? तो देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स के बारे में बात करें तो हाइड्रोजन के तीन आइसोटॉप्स हैं, है ना। तो प्रोटेरियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम, ये तीन आइसोटॉप्स हैं हाइड्रोजन के। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन ए प्रोटेरियम, ऑप्शन बी ड्यूटेरियम, ऑप्शन 3 ट्राइटेरियम, है ना। तो इस तरीके से क्या होगा कि ऑप्शन जो डी है वो क्या होगा कि ये तीनों ही क्या हैं आपके हाइड्रोजन के आइसोटॉप्स है ना। तो आंसर होगा इसका आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, ऊपर के सभी जो हैं, उपरोक्त सभी जो भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फसल संयंत्र का कवक रोग निम्न में से कौन सा है? तो कवक का जो रोग है वो कपास के विल्ट में होता है। इसमें एक्चुअल में क्या हो जाता है कि जो कपास की पत्तियां होती हैं वो साइड में से मुड़ने लग जाती है और काली पड़ने लग जाती है ना। इसके अंदर ये एक प्रकार का क्या कवक पड़ने से होता है ना। कपास के पेड़ में अगर कवक पड़ रहा है, कवक रोग हो जाता है, कवक का रोग हो जाता है, जिसके कारण इसके लक्षण की अगर हम बात करें तो इसकी जो पत्तियां हैं, पत्तियां मुड़ जाएंगी और पत्तियां काली भी पड़ने लग जाती हैं। ये किसके कारण हो रहा है? इस रोग को क्या कह रहे हैं? ये कपास का विल्ट है, कपास के पेड़ में होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, परमाणु विखंडन प्रतिक्रिया के दौरान उत्पन्न ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो जो भी आपका जो एक, तो ये मैं बताता हूँ कि ये एक प्रकार की परमाणु विखंडन अभिक्रिया है। जैसे ये आगे बढ़ती चली जाएगी कंटिन्यू। जैसे ये यूरेनियम 235-92 है, और जैसे ही ये आगे, ये देखिए ये आगे और बढ़ रही है, ये अगले दो भागों में विभाजित होती है। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया विखंडित होकर अगले दो भागों में विभाजित हो गई, ये आगे जाके फिर अन्य दो भागों में विभाजित होती जाएगी। तो ये जो अभिक्रिया ये कंटिन्यू चलती जाएगी। ऊर्जा का एक बहुत बड़ा रूप है। तो यहाँ इसका जो उपयोग किया जाता है वो बेसिकली बिजली बनाने के लिए किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। परमाणु विखंडन का उपयोग, है ना, न्यूक्लियर फ्यूजन का जो यूज़ किया जाता है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जाता है एनर्जी के रूप में। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4, इनमें से कौन सी गैसों के प्रसरण का एक उदाहरण है? खाने की सुगंध, अगरबत्ती की खुशबू, इत्र की महक, या इनमें से सभी? तो देखिए, खुशबू, खाने की जो सुगंध है वो भी एक तरीके से क्या हुई है, गैस का विसरण हुआ है। ठीक है, गैस एक जगह से दूसरी जगह विसरित हुई है। अगरबत्ती की खुशबू सेम, यहाँ पे जो अगरबत्ती की जो खुशबू है वो क्या हो रही है, विसरित हो रही है। इत्र की महक, महक सेम वही चीज़ है कि यहाँ पे भी जो खुशबू है वो क्या हो रही है, आगे प्रसरित हो रही है। यानी कि तीनों ही किसका एग्जाम्पल है? गैसों के प्रसरण का एग्जाम्पल है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका? ग्रुप डी, है ना। आंसर डी, इसका आंसर क्या होगा? डी, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही क्या हैं आपके, इसी का भाग है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किसमें अधिक ताप होता है? बर्फ में ज़्यादा ताप होता है, उबलते पानी में ज़्यादा ताप होता है, या सी भाप में होता है, या इन सभी में भाप सबसे ज़्यादा तापमान होता है? तो देखिए, जो आपका भाप होती है, स्टीम होती है, भाप के अंदर एक एक्स्ट्रा ऊष्मा पाई जाती है जिसे आप बोलते हैं लेटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा, जिसके कारण उसका तापमान और बढ़ जाता है या उसमें और ताप बढ़ जाता है। तो आपका जो भाप है, भाप में अधिक ताप होता है इन सभी की तुलना में। बर्फ, उबलते हुए पानी, और बर्फ़ तो वैसे भी ठंडी होती है तो यहाँ पे तापमान कम होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? सी, भाप। स्टीम के अंदर गुप्त ऊष्मा होने के कारण क्या होता है, इसमें भाप, इसमें अधिक ऊष्मा, अधिक तापमान होता है।
अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ता है कि इनमें से महामारी और स्थानिक दोनों प्रकार की बीमारी कौन सी है। देखिए एपिडेमिक और एंडेमिक दोनों ही किस प्रकार के रोग हैं। देखो एपिडेमिक तो ये है कि जो वैश्विक रूप से फैली हुई है ना। एपिडेमिक जो पूरे विश्व में पूरी तरह से फैली हुई हो, और एंडेमिक मतलब किसी एक स्थानीय क्षेत्र के अंदर, किसी एक लोकल क्षेत्र के अंदर वो बीमारी फैली हुई। तो जो आपकी हैज़ा बीमारी है वो एक तरह की आपकी एपिडेमिक भी है और एंडेमिक भी है ना। तो ये आपके जो कोलेरा है ये एक हैज़ा बीमारी है ना, कोलेरा। और ये जिस जीवाणु के कारण होती है, ये एक तो जीवाणु के कारण होती है, और ये जो जिस जीवाणु के कारण होती है उसका नाम है विब्रियो कोलेरी। विब्रियो कोलेरी नाम की जो जीवाणु है उसके कारण होती है। ये एक जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि निम्न में से कौन सा ग्राफीन के बारे में सही नहीं है। कार्बन के एलोट्रोप्स बिल्कुल हैं। ठीक है, 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर, और तीसरा है परमाणु जाली के रूप में, और चौथा है हनी कॉम्ब स्ट्रक्चर। देखिए आपके ऑप्शन ए, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी ये तीनों ही इस बात को ग्राफीन के लिए सारी बातें सही हैं तीनों। लेकिन अगर हम लोग देखें तो 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर है ना, तो ग्राफीन की 3D डायमेंशन स्ट्रक्चर नहीं होती है। ये एक्चुअल में षटकोणीयकार होता है। इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कुछ इस तरीके से होती है, षटकोणीयकार है ना। तो इस तरीके से होती है, जो कि 3D नहीं होती है। इस तरीके से इसकी शेप होती है और ये इस तरीके से ही आगे बढ़ता है ना। तो आंसर क्या होगा इसका? बी। आंसर क्या होगा? बी है ना, 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर है ना। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, रेजिन क्या है। तो देखिए रेजिन क्या है, ये थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है। यहाँ इसके बारे में अपन बात करते हैं कि रेजिन क्या है। रेजिन एक्चुअल में देखिए ये आपको यहाँ से थोड़ा सा जानने को मिलेगा कि जो रेजिन है वो एक प्रकार का हैकिंग टूल्स है। एक प्रकार का क्या है? हैकिंग टूल्स है, और जिसका उपयोग यूएसए करता है अपनी राष्ट्रीय एजेंसी। ठीक है ना। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जो है, संयुक्त राज्य है, वो क्या करता है? राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी के रूप में करता है। इसके ब्रिटिश समकक्ष सरकारी संचालकों द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रकार की क्या हैकिंग टूल्स है। ये एक प्रकार की क्या है? हैकिंग टूल्स है ना। तो जिसके द्वारा इसका उपयोग किया जाता है, हैकिंग टूल्स है। तो नेक्स्ट आगे देखते हैं इसका आंसर क्या होगा? मेलेवर है ना, मेलेवर। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? मेलेवर क्या है? ये एक प्रकार का जो सॉफ्टवेयर है रेजिन। ठीक है, और ये इसका आंसर है मेलेवर, जो कि एक प्रकार का क्या है? हैकिंग टूल्स है। और इसका यूज़ कौन करता है? यूएसए अपनी सुरक्षा एजेंसी के रूप में, अपनी जो सुरक्षा एजेंसी है उसके लिए करता है इसका उपयोग। ठीक है, चलिए आगे आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, लीफाई के लिए गलत कथन क्या है। तो पहले तो ये जान लेते हैं कि लीफाई होता क्या है। ठीक है, उसके लिए हम लोग बताते हैं कि जो लीफाई है वो एक डाटा स्थानांतरण के लिए एक तार रहित तकनीक है ना। बिना वायर के आप क्या कर सकते हैं? डाटा को एक जगह से दूसरी जगह तक भेज सकते हैं, जिसमें प्रकाश के आंकड़ों का स्थानांतरण होता है ना। जिसमें प्रकाश के आंकड़ों का क्या होता है? स्थानांतरण होता है इस तरीके से। तो सबसे पहले पता लगे तार रहित होते हैं ना। तो ये एक प्रकाश आधारित संचालित प्रणाली, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग आगे बात करते हैं कि ये है एक वायर कनेक्शन है, नहीं जी ये वायर कनेक्शन नहीं है। अभी हम लोगों ने बात किया था कि ये तार रहित कनेक्शन है, तो ये तार कनेक्शन, तार वाला कनेक्शन तो है ही नहीं। ठीक है, अगली बात करते हैं कि ये है ब्रॉडकास्टिंग संचार पे आधारित है। ठीक है, और चौथा है रेडियो आवर्ती संकेतों का उपयोग करता है, बिल्कुल सही बात। ठीक है, तो रेडियो आकृति का क्या करता है? ठीक है, उपयोग करता है। तो आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा सी। यह एक वायर कनेक्शन है, जो कि इसके लिए गलत तथ्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि सबसे बड़ा अणु कौन सा है जो मानव तंत्र का हिस्सा है। तो देखिए जो गुणसूत्र एक है वो आपका है ना, गुणसूत्र फर्स्ट, जो कि आपके शरीर का सबसे बड़ा गुणसूत्र है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा इसका? गुणसूत्र फर्स्ट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं
कि पहले प्रकाश की गति किसके द्वारा मापी गई, तो रोमर के द्वारा प्रकाश की गति को मापा गया। सबसे पहले रोमर के द्वारा प्रकाश की गति को मापा गया, और प्रकाश की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। ये आपकी किसकी होती है, प्रकाश की स्पीड होती है, गति होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कि गिरगिट रंग क्यों बदलता है। ए, अन्य जानवरों से बचने के लिए रंग बदलता है, गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलता है, गिरगिट वातावरण के लिए प्रति संकेत के रूप में बदलते हैं, या डी उनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो है वो गर्मी प्रबंधन के लिए रंग बदलते हैं, वो गर्मी प्रबंधन के लिए क्या करते हैं, रंग बदलते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है कि के इकाई को निम्न में से क्या मापने के लिए उपयोग में होता है। के एक्चुअल में के का मतलब है केल्विन, और केल्विन ऐसा यूनिट है किसकी, ताप की, किसकी, ताप की, टेम्परेचर की, है ना, टेम्परेचर की ऐसा यूनिट है। तो आंसर क्या होगा, तापमान। तो के यानी केल्विन, इसका आंसर क्या होगा, सी। तापमान की जो ऐसा यूनिट है उसे के केल्विन से मापा जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, तो क्या कहता है अगला क्वेश्चन कि विटामिन B1 की कमी से कौन सी बीमारी होती है। तो देखिए अगर हम बात करें ए ऑप्शन, तो रिकेट्स होती है विटामिन डी की कमी से। ठीक है, अगर हम बात करें रतौंधी, तो ये होती है विटामिन ए की कमी से। और अगर हम बात करें अल्प रक्तता, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एनीमिया कह सकते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, एनीमिया। एनीमिया किससे होती है, विटामिन B6 से होती है। ये किससे होती है, विटामिन B6 से। तो बचा कौन सा, बेरी बेरी। जो बेरी बेरी रोग है वो विटामिन B1 की कमी से होती है। ठीक है, और इसमें बेसिकली आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, इसमें आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, राइनो वायरस की वजह से होता है। राइनो वायरस की वजह से जो आम आपको खांसी जुकाम होता है ना, तो जुकाम होना, कोल्ड होना, ये राइनो वायरस के लक्षण हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसे स्टार क्वीन नेबुला के रूप में जाना जाता है। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, तो इसके लिए हम लोग थोड़ा सा एक आपको कुछ दिखाते हैं कि देखिए एक्चुअल में ये जो दे रखा है स्टार क्वीन नेबुला क्या है। हम लोग ये कह सकते हैं कि स्टार क्वीन नेबुला एक प्रकार का एक स्थान है जहाँ पे बहुत सारे स्टार क्या होते हैं, तैयार होते हैं, या बहुत सारे जहाँ पे एक साथ तारे पाए जाते हैं, उसको बोला गया स्टार क्वीन। तो जो ईगल नुबेला है, जिसे स्टार क्वीन नुबेला है ना, मेसियर है ना, मेसियर 16 या NGC 6611 के रूप में जाना जाता है। स्पेस में स्थित ये स्टार बनाने वाला क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे स्टार बनते हैं या बहुत ज़्यादा जहाँ पे स्टार पाए जाते हैं, उस क्षेत्र को बोल दिया जाता है स्टार क्वीन नुबेला के नाम से जाना जाता है। तभी यहाँ देखेंगे, ये हम लोग आगे अगर थोड़ा पढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि जो आपका मेसियर 16 है, सॉरी है ना, तो जो आपका मेसियर 16 है वो सर्वश्रेष्ठ स्तंभों के निर्माण के लिए जाना जाता है। एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे गहन तारे बनाने की गतिविधि हो रही है। ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, ये आपका है ना स्टार क्वीन है। और ये देखिए इसका डायग्राम कुछ इस तरीके से है, ये डायग्राम है इसका। आप चाहें तो थोड़ा सा इसे डीप में देख सकते हैं कि बहुत सारे स्टार्स यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका डायग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो मेसियर 16 है ये इसका आंसर है। मेसियर 16 एक तो महत्वपूर्ण भाग है ये मेसियर 16 स्टार क्वीन नेबुला का। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कि कितना कुल ऑक्सीजन और रक्त शरीर में मस्तिष्क द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो देखिए आपका जो ऑक्सीजन है और जो रक्त है उसका जो शरीर में सबसे ज़्यादा उपयोग करता है मस्तिष्क, और वो कितना करता है, लगभग 20% है ना, लगभग कितना परसेंट यूज़ करता है, लगभग 20% यूज़ करता है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है ना। सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो देखो सबसे छोटी हड्डी आपकी स्टेपिस की है, और वो कौन सी हड्डी है, कान की हड्डी है। कौन सी हड्डी, कान की हड्डी है। तो देखिए मैं एक डायग्राम आपको दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा देख के पता लगेगा कि कान के अंदर बेसिकली 3 हड्डियाँ पाई जाती है, स्टेपिस,
इनकस और मेलियस, है ना। तो ये जो आपकी हड्डियां हैं, ये 3 हड्डियां यहाँ पे हैं, ठीक है। ये जो आपकी है, ये आपकी स्टेपिस हड्डी है, ठीक है। ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये आपकी इनकस है, और ये जो आपको हड्डी दिखाई दे रही है, ये आपकी मेलियस है। तो सबसे छोटी अगर हड्डी की बात की जाए तो सबसे छोटी हड्डी आपकी ये वाली है ना। सबसे छोटी हड्डी आपकी कौन सी है? ये वाली हड्डी है, जिसे आप क्या कहते हैं? स्टेपिस हड्डी, है ना। सबसे छोटी हड्डी पाई जाती है। तो आपके कान, आपके सबसे शरीर के अंदर सबसे छोटी हड्डी स्टेपिस हड्डी है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? मध्य कर्ण के अंदर, है ना। कान के मिडिल पार्ट के अंदर पाई जाती है, इसका नाम स्टेपिस हड्डी है। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं कि मात्र 2 ऊतक कौन से हैं जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं, ठीक है। तो भाई आप सभी को ये तो पता ही होगा कि जो हमारे शरीर का प्रत्येक भाग है या कोशिकाएं हैं, आपके शरीर की जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं, वो ऑक्सीजन खून से प्राप्त करती हैं, है ना। आपका चाहे शरीर का चाहे कोई सा भी भाग हो, आपको ऑक्सीजन के लिए खून की आवश्यकता होती है, और ये खून ही क्या करता है? ऑक्सीजन का प्रवाह करता है, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया कि ऐसे 2 ऊतक बताओ, लेकिन ऐसे कौन से 2 ऊतक है जो खून से ऑक्सीजन प्राप्त नहीं करते हैं? तो एक तो आपका नाखून वाला भाग है, और दूसरा है आपकी आंखों की कॉर्निया। ये दोनों ही भाग आपके खून से ऑक्सीजन को प्राप्त नहीं करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। और क्वेश्चन नंबर 20 में आगे बढ़ते हैं कि आँख का कौन सा भाग आँख के रंग को निर्धारित नहीं करता है। तो देखिए, इसके लिए मैं आपको एक डायग्राम दिखाता हूँ। ये आपका आँख का डायग्राम है ना। तो इसके 4 ऑप्शन है, पुतली, है ना, आइरिस, कॉर्निया और आईलिड। तो एक बार देख लेते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है, आप आँख का कौन सा भाग आँखों का रंग निर्धारित करता है? पुतली करती है, आइरिस करती है, कॉर्निया करता है, या आईलिड करता है? तो देखिए, इसका अगर हम लोग डायग्राम देखते हैं तो ये आपका फ्रंट पार्ट है, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये आपका लेंस वाला भाग है। इसके जस्ट आगे वाला भाग जो ये दिखाई दे रहा है, ये आपके आइरिस वाला भाग है, और ये बाहर की तरफ जो उभरा हुआ पारदर्शी भाग होता है, इसे कॉर्निया कहा जाता है। तो देखिए, जो भी आपकी आंखों का रंग है वो किस तरह का होने वाला है, ये निर्धारित करने का काम कौन करेगा? आपकी आंखों में आइरिस करता है। तो आइरिस बताता है कि आपकी आंखों का रंग कैसा है, नीला है या भूरा है या ब्लैकिश है। तो किससे पता लगता है? वो आपके आइरिस से पता लगता है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? आइरिस, ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो चलिए, ऑप्शन नंबर बी, आपका ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। तो चलिए, इस प्रकार से आज 20 क्वेश्चन हम लोगों ने आपको बताए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और अब हम लोग अगली सीरीज़ लेके आएंगे, सीरीज़ नंबर 3, और हो सकता है कि वो हम लोग कम्प्लीटली फिजिक्स के लिए लेकर आएँ, ठीक है। तो तीसरी सीरीज़ टोटली फिजिक्स के लिए होगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस फिजिक्स के होंगे। हालांकि इसमें भी काफ़ी फिजिक्स के थे, कुछ बायो के भी थे, एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चंस थे इसमें, है ना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक ज़रूर करें, और शेयर भी ज़रूर करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके लाइक और आपकी शेयर ही हमारा प्रोत्साहन बढ़ाएंगे, जिससे कि हम लोग और अच्छे से अच्छे कंटेंट को ढूंढ के ला सकें, और आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए मदद कर सकें। धन्यवाद।